लो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने तीन बातें आपसे डिस्कस कर ली थी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर चले जाओ जो लेटेस्ट में ही इमर्ज हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब हमने बात कर ली थी कि रूरल एरिया में बेटा एलपीजी गैस सिलेंडर सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रही है। गोबर गैस प्लांट भी इसी लोन और इंस्टॉलमेंट में बांट रहे हैं। जबकि बेटा अगर सरकार ये ना करे तो लोग डिपेंडेंट किस पे है? वुड और काउ डंग पे। दोनों ही एनवायरमेंट को खराब करते हैं। वुड का सोर्स क्या है? आखिरी में पेड़ पेड़ ही तो काटोगे, डिफोरेस्टेशन ही तो करोगे, ठीक है जी। और उसके बाद बेटा लास्ट हेडिंग पढ़कर गए थे हम सीएनजी इन द अर्बन एरिया। यहाँ हमने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बात कर ली थी, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जो सीएनजी पर चल रहा है। आगे की बात करते हैं बेटा, पढ़ना शुरू करेंगे। पहले विंड पावर पढ़ना सिंपल है, वेरी सिंपल। पढ़ते ही समझ में भी आ गई होगी सारी बात। बस एक बात बोल देता हूँ बेटा, विंड पावर जनरेट करने के लिए आप विंड टर्बाइंस लगाओगे। नो डाउट द इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, बहुत महंगा है, बहुत बहुत महंगा। बट बेटा वेलफेयर आर फार मोर ओरिएंटेड है ना, ठीक है ना। वेलफेयर तो बेटा बहुत ज्यादा चाहिए ना हमारे को, हमें तो वेलफेयर ओरिएंटेड सोचना है, हमें कॉस्ट ओरिएंटेड थोड़ी सोचना है। एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो हम सब भी ठीक रहेंगे, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो एनवायरमेंट, ये तो गिव एंड टेक है, जैसा देंगे वैसा मिल भी जाएगा। आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ाते हैं। सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स पढ़ना चाहिए। पढ़ा बाबू, सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स। बेटा इंडिया के साथ ये तो बहुत अच्छी चीज है कि नेचर के ऊपर वाले की कृपा इतनी है कि हमारे पास सनलाइट भर भर के लगभग 12 महीने सनलाइट इंडिया को मिल जाती है, लगभग 12 महीने। बेटा अब सनलाइट का हम इस्तेमाल क्या करते हैं? फोटोवोल्टिक सेल्स बेटा एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो बेटा उस सनलाइट को सोलर एनर्जी या कह लो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है ना। और बेटा सनलाइट के साथ ना एक अच्छी बात ये कह लो बेटा कि ये नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखो एनवायरमेंट तो खराब करेगा ही नहीं करेगा, दूसरी बात बहुत अच्छी ये है कि बेटा नॉन एग्जॉस्टेबल है, कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, ठीक है जी। और अब तो टेम्परेचर और बढ़ने लगा है, अब तो सर्दियां भी बेटा जो पहले 6 6 महीने था वो बेटा उसके बाद 6 4 8 4 रह गया, उसके बाद बेटा अब 9 3 ही रह गया है। सर्दी अब 3 महीने की है, गर्मियां 9 महीने की है, ठीक है ना। जब मैं आपके एज का था या आपसे छोटा था तो लोग बोलते थे बेटा 8 4 रह गया, ठीक है ना। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो बेटा हमारे पेरेंट्स बोलते थे 6 6 की थी, 6 महीने सर्दियां और 6 महीने गर्मियां थी। अब हालात देखो बेटा 9 3 रह गया। तो सनलाइट तो हमें प्रॉपर मिलनी मिलनी है, इन 9 महीने में तो प्रॉपर मिलनी है, 3 महीने में थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस होता जरूर है, पर बेटा 9 महीने तो पूरे मिल रही है सनलाइट। तो बेटा नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा, तो सोलर पावर को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, बहुत अच्छी बात है बेटा। एक और जगह पर इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, जो एरिया रिमोट एरियाज हैं जहां सरकार पहुंच नहीं पाती बेटा, या बाबू जहां पर पावर केबल के थ्रू या बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर के थ्रू सप्लाई करना मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ बेटा, रिमोट एरिया, शायद आप मेरी बात समझ भी पा रहे हो बेटा। कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे हैं कि पूरे पूरे गांव की पॉपुलेशन कितनी है जी? 500 200 200 लोग रहते हैं, 500 लोग रहते हैं, बेसिक फैसिलिटी भी नहीं दे पा रही सरकार, क्योंकि इतने रिमोट एरिया में रहते हैं, इतने ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं। अब सरकार को यह है कि अगर सरकार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, ट्रांसमिशन
टावर लगाए और उसके थ्रू सप्लाई करने की कोशिश करे तो भाई सरकार के भी प्राण सूख जाएंगे, कई करोड़ों का खर्चा है। ऐसे एरिया में सोलर एनर्जी, सोलर पावर से बेटर कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। अभी मैं ना थोड़ी सी बात ट्रांसमिशन टावर पे जरूर करूंगा आपके साथ, मुझे करनी है आपसे बात, इसी हेडिंग में कर दूंगा, मिनी हाइडल प्लांट्स में पढ़ना। करो बात, करो बात। बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले ना विंड पावर की बात करी थी, अभी 2 हेडिंग पहले विंड पावर की बात करी, जहाँ बेटा विंड टर्बाइंस लगती हैं बहुत बड़ी बड़ी बेटा, जो विंड में मूव करती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो उसी एरिया में कामयाब है बेटा जहाँ बहुत तेज विंड चलती है, जहाँ विंड की स्पीड थोड़ी सी अच्छी है, वहीं कामयाब है। और वो मिनी हाइडल प्लांट्स कहाँ पर लगते हैं, आपने पढ़ लिया होगा, माउंटेन रीजन में लगते हैं, जहाँ पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाके में ऐसा बोला जाता है स्ट्रीम कैन बी फाउंड एवरीवेयर। स्ट्रीम तो आपको आराम से मिलेगी मिलेगी, क्योंकि नेचुरली क्या करते हैं, एक पहाड़ है, दूसरा पहाड़ है, तीसरा पहाड़ है, चौथा पहाड़ है, ऑटोमेटिकली इसके बीच में खाई बन गई, थोड़ी सी बारिश होगी वो बेटा स्ट्रीम एक पॉन्ड की तरह नजर आने शुरू हो जाएगा आपको, है ना। माउंटेनियस रीजन की ये तो ब्यूटी है बेटा, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हो, बीच में ऑटोमेटिकली एक खाई बन गई है, ऑटोमेटिक एक नदी से दिखती है बेटा, एक स्ट्रीम से दिखती है, थोड़ी सी बारिश होगी उसमें पानी काफी इकट्ठा हो जाएगा। अब वहां पर ये प्लांट बड़े सक्सेसफुल है, मिनी हाइडल प्लांट्स। ये बेटा विंड टरबाइन की तरह बहुत बड़े नहीं होते, ठीक है ना, ये छोटे छोटे प्लांट है, नाम नहीं है मिनी, मिनी हाइडल प्लांट है बेटा। इसकी स्मॉल टरबाइन है, ये क्या करता है उसी स्ट्रीम की एनर्जी को यूज करता है और बेटा वो मूव कराए जाते हैं स्मॉल टरबाइंस, अगेन उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट बेटा बता देता हूँ इस इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ सप्लाई किया जाता है बेटा, जहां से जनरेट करा वहीं सप्लाई कर दिया जाता है, बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर आप नहीं लगाते। थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, मान लो वैसा ऐसा कुछ है नहीं, देहरादून में हूँ, ठीक है जी, वहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, देहरादून में ही सप्लाई कर दी, खत्म कहानी, ज्यादा दूर आप सप्लाई नहीं करते। वो क्यों नहीं करते बेटा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ। बेटा एक वर्ड आता है यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉस, आपको तो आइडिया नहीं होगा। और वो ये जो आप देखते हो कई बार रेलवे के थ्रू आप ट्रेवल कर रहे हो, देखे बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर, बड़ी बड़ी केबल्स जा रखी हैं बेटा, बड़ी बड़ी केबल्स। सर देखो विंड पावर भी अगर आप जनरेट कर रहे हो ना, विंड पावर भी जनरेट करने के लिए ना लैंड यूज पैटर्न बदला जाता है, यानी कि थोड़ा सा तो नेचर को नुकसान होता ही होता है। कैसे बेटा, जो विंड टरबाइन आपने लगा रखी है कहाँ लगाते हो, पहले थोड़ा सा तो गेस करो, जमीन की स्पीड अच्छी, यानी कि ज्यादातर खुले इलाके, ज्यादातर खेतों के पास लगते हैं। अगर खेतों के पास भी आपने विंड टरबाइन लगाई, जिस भी लैंड पे लगाई, उसका लैंड यूज पैटर्न तो बदल गया ना, वो एक फर्टाइल लैंड थी, आपने उसको खराब कर दिया, थोड़ा तो नेचर को नुकसान पहुंचाया। स्मॉल टरबाइन के केस में ना बेटा, मिनी हाइडल प्लांट के केस में आप उतना सा भी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि यहाँ लैंड यूज पैटर्न नहीं बदलता। वो माउंटेनियस रीजन के बीच में जो खाई बनी है वो सिर्फ एक खाई है, वो कोई फर्टाइल लैंड नहीं है। अगर उसमें पानी इकट्ठा हो भी रहा हो और आपने वही प्लांट लगा दिया तो बेटा आपने लैंड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये लैंड को ना इतना सा भी नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि विंड टरबाइन वो नुकसान थोड़ा तो पहुंचाती है, ठीक है। अब मैं ट्रांसमिशन लॉस वाले मुद्दे पर वापसी रहता हूँ बेटा। रेलवे के थ्रू ट्रेवल करते हो, बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर देखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी केबल देखी है। सर आपको पता है इन केबल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कितना लॉस होता है? एक आइडिया ये कहता है जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना इंडिया में, जितनी इलेक्ट्रिसिटी ऑन एन एवरेज उसका 40% ट्रांसमिशन लॉस है। ट्रांसमिशन का मतलब समझते हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल जब करती है इलेक्ट्रिसिटी उन केबल के थ्रू, 40% लॉस्ट हो जाती है पहुंचते पहुंचते। यानी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ 60% है, 40% तो लॉस है, और सरकार वो लॉस कवर करती है आपके थ्रू ही। सरकार ने जनरेट करी इलेक्ट्रिसिटी, टावर के थ्रू सप्लाई करी, देखो जितना बड़ा ट्रांसमिशन केबल लगेगा उतना ट्रांसमिशन लॉस ज्यादा होगा।
इसी वजह से कह रहा हूँ मिनी हाइडल प्लांट में आप बहुत दूर सप्लाई करने की नहीं सोचते, बहुत दूर सप्लाई करने की सोचोगे तो ट्रांसमिशन लॉस ही हो जाएगा, इसलिए आप लोकली सप्लाई करते हो, खत्म कर देते। क्लियर है बात? दिल्ली में ट्रांसमिशन लॉस अकेले दिल्ली में 50% है और इंडिया का एवरेज 40% का है ट्रांसमिशन लॉस का, तो एक बहुत बड़ा नंबर है। क्लियर है बात? आगे बढ़ सकते हैं, इतनी बात समझ में आई? चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा। बाबू ये बहुत अच्छी हेडिंग है, अब अगली तीनों इनमें से पेपर में कुछ ना कुछ पक्का आना चाहिए, ढंग से पढ़ना पढ़ना। वो ट्रेडिशनली इंडियन पीपल वर वेरी क्लोज टू द एनवायरमेंट, बाकी देशों का पता नहीं, इंडियंस तो बहुत एनवायरमेंट के क्लोज थे। बाबू लुक बैक एट योर हाउसिंग सिस्टम, घर कैसे बनाते थे, इन कॉन्क्रीट के बनाते थे? कुछ भी नहीं भाई, टूटे हुए पेड़ों को लगाया, चौपड़ी से बना दी, घास फूस रख दिया। बाबू बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता, आपको भी नुकसान नहीं पहुंचाता। आज की तारीख में कई मटेरियल ऐसे बन रहे हैं बेटा, जैसे कि पीवीसी के लिए एक बात बोली जाती है, किसी वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है और हम घरों में चिपका के बैठे हैं। कितना हीट करता है वो बेटा, वो जो हीट आपकी बॉडी एब्सॉर्ब कर रही है ना, कुछ और नहीं बेटा, वो कैंसर का कारक है। अब हमने नए नए फैशन शुरू कर दिए बेटा, नुकसान तो पहुंचना ही है ना हमें। सोचो हमारा एग्रीकल्चर कैसा था, हमने कभी केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इनका इस्तेमाल किया था? कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। आज की तारीख में हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं बेटा। एग्रीकल्चर में क्या करते हैं बेटा, कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर में जाते रहते हैं, हमारा नाइट्रेट कंटेंट बढ़ता रहता है, वही पानी हम पी रहे हैं। सही क्या हो रहा है हमारे साथ, वही सब्जियां हम खा रहे हैं। बीमारियां देखो, डॉक्टरों ने भी नाम नहीं सुनी होती, ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। यही हालात है। लोग बैक आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सिर्फ साइकिल, सिर्फ बैलगाड़ियां थी, कोई बीमारी नहीं थी कुछ खास, लोगों की लाइफ भी अच्छी खासी थी। बढ़ती जा रही है बीमारियां एक के बाद एक। क्यों? घर से 10 कदम में जाना हो, हम व्हीकल निकाल लेते हैं, टू व्हीलर, दौड़ रेस और चल दो, पैदल चलना ही बिल्कुल बंद हो गया। तो हमारा हेल्थ केयर, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारा हाउसिंग, हमारा एग्रीकल्चर सब बहुत अच्छा था, बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया था और हमारे लिए भी बहुत अच्छा था। एक बेस्ट एग्जांपल इन्होंने हेल्थ केयर में भी दिया कि इंडिया में 15,000 स्पीशीज प्लांट की हैं, जिसमें से 8,000 स्पीशीज तो वेरियस ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे थे हम। 8,000 प्लांट की स्पीशीज। अब अब हमें पता ही है, हम बोल चुके हैं आयुर्वेदा, हम बोल चुके हैं यूनानी, सब चीजें बोल चुके हैं। आयुर्वेदा और यूनानी, शायद बेसिक बात तो आप समझते होंगे, यूनानी पता है किसे बोलते हैं? मुस्लिम वे ऑफ ट्रीटिंग द डिजीज, और आयुर्वेद हिंदू वे ऑफ ट्रीटिंग द डिजीज है। ठीक है ना बेटा? अब वो हम बोल चुके हैं इसको, और हमें वापसी चले जाना चाहिए, क्योंकि बेटा आज की तारीख में जितने भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, उसने बहुत सारे प्रोडक्ट की बात करी, हेयर ऑयल, क्रीम, सबकी बात करी, क्या तो वो एनवायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं या हमें नुकसान कर रहे हैं? दे आर नॉट फ्री फ्रॉम एनी साइड इफेक्ट। जबकि आयुर्वेद और यूनानी की बात करें तो वो एक तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली, दूसरा बेटा कोई साइड इफेक्ट नहीं चीजों का। क्लियर बात? समझ आती है बात? बाबू बायो कंपोस्टिंग, दो बातें बचती हैं, चैप्टर माइंड अप हो गई होगा, लिख लेंगे चाहे कर, पढ़ना जी। बायो कंपोस्टिंग
ठीक है जी, पढ़ा आपने। बायो क्या है? बायो कंपोस्टिंग। हमने तो बेटा क्या भूल ही चुके हैं बिल्कुल, बायो कंपोस्टिंग को टोटली शिफ्ट हो चुका है केमिकल फर्टिलाइजर में। क्रॉप बढ़ाने के लालच में बेटा सबने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि क्रॉप ज्यादा होती है, क्रॉप ज्यादा होती है। पर बेटा शरीरों को नुकसान भी तो उतने ही ज्यादा होते हैं। आज की तारीख में बेटा इतनी सारी पॉपुलेशन में एक छोटी सी परसेंटेज उस पॉपुलेशन की भी है जो ऑर्गेनिक चीजें चाहती है। आज भी बेटा मेरे घर में ऐसा होता है कि मेरी मदर कहती है यार देसी लौकी मिल गई, मैं ले आई, इसका टेस्ट बाकी लौकी से बहुत डिफरेंट होता है। शायद आपके घर में भी कभी ऐसा होता है ना बेटा। और पेरेंट्स बोलते हैं ना पुराने जमाने में क्या सब्जियों में टेस्ट हुआ करते थे, क्या दालों में टेस्ट होते थे, अब तो वो टेस्ट ही नहीं आता। खुद मेरे पेरेंट्स बोल देते हैं ये बात। ठीक है जी। सर कहीं ना कहीं एक ब्रीड और है, पैदा हो रही है जो ईगर है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाने को। ऑल्दो बेटा बहुत सारे स्टोर्स खुलते हैं, सहारनपुर में भी खुले हैं, पर बहुत जल्दी पैकिंग हो जाती है उनकी, क्योंकि वो नॉर्मली बहुत कॉस्टली सामान बेचते हैं। जैसे कि कोई और दाल आप खरीद कर ला रहे हो 100 रुपए किलो मार्केट से, जो नॉर्मल दाल है, और अगर सेम उसका ऑर्गेनिक खरीदना हो तो लगभग 300 रुपए किलो है, डबल से भी ज्यादा महंगा। ठीक है, 3 गुना है उसका। तो बाबू शुरू में लोग खाते हैं, एक दो बार कंज्यूम करते हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, पर अगर पॉकेट अलाउ नहीं करते उसके बाद बेटा छोड़ देते हैं, तो नॉर्मल पे शिफ्ट कर जाते हैं। ऑर्गेनिक चीजों में आज भी वही टेस्ट है बेटा जो पहले हुआ करता था। जो केमिकल फर्टिलाइजर से जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है ना, ना तो टेस्ट है, और बेटा जो हेल्थ को नुकसान है वो अलग। ठीक है जी। कह रहा है आज की तारीख में कुछ फार्मर्स स्पेशली कैटल्स रख रहे हैं, सिर्फ इस वजह से जो वो काव डंग है, वो जो डंग मिलने वाला है आपको, वो इस्तेमाल कर पाओगे आप अपने खेतों में एज अ नॉर्मल कंपोस्ट। केमिकल फर्टिलाइजर के प्लेस पे उसको यूज कर पाओगे। बस उसमें फर्क ये पड़ता है बेटा, क्योंकि क्रॉप बहुत कम होती है। जब आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हो तो क्रॉप बहुत ज्यादा होती है, डंग यूज करते हो तो क्रॉप बहुत कम होती है। अगर क्रॉप बहुत कम होती है तो कॉस्ट कवर करने के लिए 3 गुना महंगा बिकता है। सीधी सीधी सी बात है। ठीक है ना जी। एक और कल्चर भी चला है बेटा, वो अर्थ वॉर्म का यूज किया जाता है कंपोस्ट बनाने के लिए। जितनी भी वेस्ट घर की होती है उसमें अर्थ वॉर्म डाल दिया जाता है। अर्थ वॉर्म क्या करते हैं, खाते हैं, जो वेस्ट निकालते हैं बेटा वो यूज होती है एज अ कंपोस्ट। इसे वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को, इस टर्म को वर्मी कंपोस्टिंग। क्लियर। लास्ट बायोपेस्ट कंट्रोल। ठीक है। और वो पास्ट में ना कभी बात की हुई है, HYV सीड्स खाली यूज करने से कुछ नहीं होता। HYV टेक्नोलॉजी पूरी यूज करनी पड़ती है अगर आप सच में क्रॉप अच्छी चाहते हो तो। HYV सीड्स यूज होंगे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज होंगे, एंड HYV टेक्नोलॉजी इज मोर प्रोन टू द अटैक बाय द पेस्ट। ज्यादा बीमारियां लगती हैं, तो इसकी वजह से केमिकल पेस्टिसाइड्स भी यूज करने पड़ते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स भी यूज करने पड़ते हैं। अब वो जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हम स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे बोतल से दवाइयां छिड़क रहे हैं क्रॉप पर, बेटा आप कितना धो लो, गर्म पानी में, बहुत गर्म पानी में भी बॉईल कर लो सब्जियों को, कुछ ना कुछ तो शरीर के अंदर जाना ही है। कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड शरीर के अंदर जाना ही है, कोई रोक नहीं सकता उसको। और पहली बात बेटा, कई बार आप घर में देखते हो इतना टाइम ही नहीं होता कि बेटा बार बार सब्जियों को, हर सब्जी बॉईल हो रही है गर्म पानी में और उसकी गंदगी निकाली जा रही है, इतना टाइम होता नहीं। नॉर्मल वाटर से धोया, यूज कर लिया। अब बताओ बेटा वो कितना, किस एक्सटेंट तक ठीक है।
तो यही बताने की कोशिश कर रहा है, अगर आप सच में इन बीमारियों से बचना चाहते हो, केमिकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के यूज से बचना चाहते हो, तो बेटा कुछ और चीजों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कीड़ों से बचाने के लिए क्रॉप को। जैसे कि बेटा एक उसने एग्जाम्पल दिया, नीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको पता है नीम तो एक मेडिसिन है, मेडिसिनल फीचर रखता है बेटा, ठीक है ना। अगर किसी भी इंसान को स्किन की कोई भी बीमारी हो जाए तो लोग कहते हैं एक तो नीम खाओ और एक नीम को पानी में बॉईल करके नहाना शुरू कर दो, स्किन की दिक्कतें खत्म हो जाती है, ऐसा बोलते हैं लोग। नीम तो है ही मेडिसिन बेसिकली। इसके अलावा इसने बहुत सारे एनिमल के यूज की भी बात करी। इसने बात करी कि अगर आपकी जो भी फार्म लैंड है उसके आसपास पिकॉक और आउल अवेलेबल है तो बहुत ज्यादा वर्मेंस खा जाते हैं, बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। सेम स्नेक के साथ भी बात है, स्नेक रैट माइस सब खा जाता है, ठीक है। लिजर्ड के साथ भी बात है बेटा, छिपकली भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे खा जाती है। तो बेटा क्रॉप के ऊपर बीमारियां नहीं लगती, यानी कि सीधी सीधी सी बात, एनवायरमेंट के क्लोज रहने को कहा है। ये तो नई नवेली चीजें हैं, पुराने टाइम में होती थी क्या? पुराने टाइम में नहीं होती थी क्या? गेहूं चावल खाते नहीं थे क्या? हमने नई नई चीजों का इस्तेमाल कर दिया, उन्होंने नई नई बीमारियां पैदा कर दी। क्लियर है बात? तो अब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जितनी भी स्ट्रेटजीज थी सारी पढ़ ली, चैप्टर यहाँ वाइंड अप हो जाता है। बस मेरे को ये लिखने वाला पोर्शन रहता है, लिख लेंगे 6 बातें। लगता है आजकल इतना ही है। बाय।